दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से हैं मिले जुले संकेत और कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद हल्की कमजोरी के साथ आज है शुरुआत के आसार। आज का दिन है बड़ा एक्शन भरा। जी हाँ, वायदा कारोबार में आज है बैंक निफ्टी की पहली वीकली एक्सपायरी और साथ ही अदानी ग्रुप के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है फैसला। इस एक्शन भरे दिन के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन तो आने वाला है स्क्रीन पर। मिडवीक सेशन है अनिल जी, साल का पहला मिडवीक आ चुका है हमारे लिए और 2 दिन से थोड़ा बाजार में सुस्ती नरमी भी बनी हुई है। उसके बारे में अनिल जी से जानेंगे आज क्या कुछ होना है ये भी जानते हैं। पहले तो बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स दीप यही कि अमेरिकी बाजारों में 25 अंकों की मजबूती रही। डाउ में वो भी तब जबकि 250 पॉइंट निचले स्तरों से सुधर कर बंद होता हुआ दिखा है। हालांकि नेस्डेक आज अलग डायरेक्शन में दिखा है, आपको 250 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया। तो दोनों ही इंडेक्स अमेरिका के अलग अलग दिशा में जाते हुए दिखे। लेकिन हमारे लिए एक जो मजबूत संकेत है वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल लगातार चौथे दिन फिसलकर $76 के नीचे आया। $80 के आसपास आकर जो डरा रहा था अब वो डर निकलता हुआ दिख रहा है। अदानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। 10:30 बजे से सुनवाई और फैसले की शुरुआत होगी, तो आज वहां पर रहेंगी नजरें। और जो कुछ भी डी मार्ट, वी मार्ट, PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और CSB बैंक के क्वार्टरली अपडेट आए, बाजार इन पर भी देगा अपना रिएक्शन। बिल्कुल, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं, उस पर रिएक्शन आएगा और बाजार में एक्शन बना हुआ है, इस पर भी हमें करना है फोकस। साल की शुरुआत अनिल जी थोड़ी सुस्त नोट पर होती दिख रही है। 2 दिन से हमारे बाजार भी आपको नरमी के संकेत दे रहे हैं, उस पर आपसे राय लेनी है। कल पहला ट्रेडिंग सेशन था ग्लोबल मार्केट्स के लिए इस साल का और वहां पर भी हमने नरमी देखी, थोड़ी वॉलेटिलिटी भी बढ़ी और यूएस में स्पेशली देखा। हालांकि डाउ हल्का ऊपर बंद हुआ, नैस्डैक में काफी भारी गिरावट हुई। क्या हुआ सर यहाँ? दीप देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि क्योंकि आपने नेस्डेक की बात की, पहले मैं नेस्डेक समझा दूं और उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत लेने वो समझेंगे जी। नेस्डेक में हुआ ये कि वहाँ पर एक बड़ी दिग्गज FIs की तरफ से एप्पल के शेयर को डाउनग्रेड किया गया और उनका ये कहना था कि एप्पल के नए लॉन्चेस वगैरह में वो बात नहीं दिख रही, वो बिक्री नहीं दिख रही जो होनी चाहिए। और 3.5% एप्पल का शेयर गिरा और उसी की वजह से नेस्डेक में बड़ी गिरावट आती दिखी है। अगर आप मुझे पूछें तो अब तक जितने iPhone 15 वाले लोग हैं जिन्होंने खरीदा है, कोई बहुत सेटिस्फाई नहीं है। हाँ, उन्हें सबको लग रहा है कि नहीं खरीदना चाहिए। इनफैक्ट दिक्कतें ज़्यादा हैं iPhone 14 के मुकाबले में। तो ये iPhone 15 का जो लॉन्च है वो किसी भी लिहाज से। और अच्छा, एक सबसे बड़ी बात दीप क्या है कि एक जो है ना, कभी कभी क्या होता है, आप जरूरत से ज़्यादा जरूरत से जल्दी लॉन्चेस करते हैं तो उस लॉन्च की इंतज़ार खत्म हो जाती है। एक वक्त था जब नए लॉन्च का लोग इंतजार करते थे और कूद कर खरीदते थे। अनफॉर्चुनेटली एप्पल के लिए अब वो बात नहीं रही। इंडिया में भी आप देखिए कि अब वो चीज़ भी नहीं है। और दूसरा क्या है, अब iPhone 14 आपका बड़ा है। अब बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन में जाना मुश्किल होता है। 15 की स्क्रीन छोटी है। सो अगर आप कंज्यूमर फीडबैक देखेंगे तो बिल्कुल जो बार्कलेज ने रिपोर्ट लिखी ना वो सही लिखी है और उसी वजह से एप्पल के शेयर में गिरावट आई। सो और नेस्डेक आपका 250 पॉइंट टूट गया। मेरा ये मानना है नेस्डेक जो भी गिरा हो, जिस भी वजह से वो गिरा, वो अपनी वजह उसकी है। ग्लोबल मार्केट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्पल वहाँ लिस्टेड है और उनका मार्केट गिरा एप्पल की वजह से गिरा। ऐसा नहीं कि कोई इकोनॉमी को लेकर कंसर्न हो, फेड की तरफ से कुछ आया और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स आया। सो स्टॉक स्पेसिफिक अगर समझो किसी रीजन से यहाँ रिलायंस या कोई HDFC बैंक किसी दिन 3-4%, 5% घट जाए और उस वजह से बैंक निफ्टी या कोई निफ्टी घट जाए, तो वो स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से जो इंडेक्स हैवी वेट है। ट्रू सर। सो इसलिए नेस्डेक की गिरावट को देख के बड़े टेंशन में मत आइए। अच्छा, गिरावट का क्वांटम के साथ साथ गिरावट का कारण वो देखना जरूरी, दोनों समझना जरूरी। कारण क्या है? कारण एप्पल का गिरना है, एप्पल का डाउनग्रेड आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी वजह से गिरा है। अब आइए हमारे काम का, कौन सा है? डाउ नीचे से अच्छा खासा रिकवर होकर बंद निशान में। साल की शुरुआत में पहले दिन ग्रीन में तो हुआ ना, कितना ग्रीन में हुआ? जितना हम गए। हम पहले दिन 10 ही पॉइंट ग्रीन में होते थे, है ना। हम परसों 10 पॉइंट ग्रीन में। तो डाउ फुल कॉपी मार रहा है, हमारे बाजार की फुल कॉपी मार रहा है। हम भी गिर कर रिकवर होकर बंद हुए। सिमिलर सिचुएशन डाउ में दिखिए, हमारा 10 पॉइंट बंद हुआ, उनका 25 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। बात उतनी की उतनी है, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं। 2-3 फैक्टर जो काम के हैं जिसकी वजह से हमें अमेरिका को देखना होता है। एक वहाँ का बॉन्ड यील्ड, दूसरा डॉलर इंडेक्स और तीसरा कच्चा तेल। बॉन्ड यील्ड जिसकी तस से 4% के आसपास है, कोई खास दिक्कत, हल्की सी बढ़ी है, ठीक है, रोज घट नहीं सकती, थोड़ी बहुत नीचे से बढ़ जाए, कोई खास दिक्कत नहीं है, अभी भी 4 के नीचे है। डॉलर इंडेक्स आपका 102 के आसपास है, वहाँ भी ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कच्चा तेल लगातार 4 दिन से फिसल रहा है
कोई ऐसा हुआ $76 के नीचे आ गया, अच्छी बात है। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो नेट संकेत कोई खराब है नहीं, ऐसा कुछ हाँ ना ना ना, मेरे लिए कोई ग्लोबल संकेत खराब नहीं है। गिफ्ट निफ्टी 75 पॉइंट नीचे दिख रहा है, उससे अगर आपका मूड खराब होता हो तो हो तो मूड खराब करने के लिए आपको 50 कारण मिल जाएंगे, अच्छा रखने के लिए एक ढूंढना मुश्किल है। यस सर, एग्जैक्टली। हाँ, और दूसरी बात है कि हर रोज अमेरिका के बाजार नहीं बढ़ सकते हैं। आज वैसे फेड की मीटिंग के मिनट्स भी आने वाले हैं, देखते हैं अगर मिनट्स में कोई सरप्राइज आया या शॉक आया तो वो अलग बात है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। तो आई थिंक आज का सेशन एक और ज़्यादा निर्णायक रूप से अमेरिका में हो सकता है, जिससे हम कल संकेत लेने की कोशिश करेंगे। बट ओवरऑल बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, डाउ और क्रूड, 4 संकेत आपके चारों स्टेबल है, न नेगेटिव है न पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनफैक्ट हल्के से पॉजिटिव साइड में ही है, नेगेटिव साइड में नहीं। नेगेटिव साइड में नहीं है ना, ना, तो कोई ऐसे परेशान ना, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। आपको लग रहा है मुझे देख के परेशान? नहीं सर बिल्कुल नहीं, अच्छी फीलिंग आ रही है। चलिए, तो वैसे ग्लोबल जापान आज भी छुट्टी में है, आज भी छुट्टी में, कल खुलेगा, कल खुलेगा जापान। ऐसे बड़े 2 बैक टू बैक सीरियस इंसिडेंट्स हो गए बेचारों के लिए। ये तो मतलब वो जो विमान में आग लगी, फॉर्चुनेट है सर, अनफॉर्चुनेट, बट वो बच गए लोग, लेकिन वो सामने जिससे टकराया उसमें 5 क्रू मेंबर्स थे, 6 में से 5। बट फिर भी मेरे ख्याल से कितने 400 करीबन लोग थे। हाँ, आई थिंक 350 360 ऐसे कुछ है। उतने बच गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। चलो टचवुड, और इतना बड़ा अर्थक्वेक आया फिर भी जापान वालों ने कुछ तो अच्छे पुण्य के काम किए हैं सर, है ना, तो लिमिटेड डैमेज रक्षा हो रही है उनकी, बढ़िया। चलिए, अच्छा हमारे बाजार में बताइए सर, 2-3 दिनों से एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बन रहा है, स्पेशली इस हफ्ते हमने देखा है दिन में 1 या 2 बार, स्पेशली एक बार तो अब बाजार आपको सरप्राइज देगा ही और एक सडन मूव दिखाता है, और स्पेशली वो गिरावट की तरफ वो सडन फॉल आती है। परसों भी हमने देखा 3 बजे एक सडन गिरावट आई, कल हमने देखा वीकनेस आई, उसके बाद रिकवरी रही, उसके बाद फिर से आप फिसले। ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये दिन में 1-2 बड़ी मूव ऐसी आ कहां से रही हैं? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। शुक्रवार को हल्का फुल्का हुआ था, सोमवार और मंगलवार को दोनों ही दिन आपने देखा अचानक से शार्प फॉल, और ये अचानक से शार्प फॉल होता है तो उसमें क्या ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा टूट जाता है, पहला, और दूसरा स्टॉप लॉसेस जल्दी से ट्रिगर हो जाते हैं, और आप है ना वापस से नया काम करने के पहले मन नहीं बना पाते हैं कि मैं क्या करूं, है ना। कि अगर हल्की हल्की गिरावट में बाजार नीचे आए ना तो आप सपोर्ट लेवल पे खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन तेज गिरावट पे नहीं। इनफैक्ट है उल्टा दीप, जब शार्प फॉल हो और इमीडिएटली जल्दी से सपोर्ट लेवल के आसपास आया तो वहां से रिबाउंड के चांस ज्यादा है। आप देखिए जितनी बार, कल भी और परसों भी, जितना शार्प फॉल आता है उतनी रिकवरी भी फास्ट आती है। जितना स्लो फॉल आएगा रिकवरी भी स्लो आएगी। लेकिन अब बात वही कि उस शार्प फॉल में आप खरीद नहीं पाते, एक क्योंकि जिस इंटेंसिटी से, जिस स्पीड से मार्केट गिरता है वो कॉन्फिडेंस दिलाता है। दूसरा कॉन्फिडेंस से ज्यादा ये कि किस लेवल पे खरीदूं, क्या 600 पे ले लेना था मुझे, और 600 पे ले लो, 550 हो जाए तो ओहो ये तो 500 आ रहा है, ठीक है ना, या 650 पे ले लेना था, तो वो आपको ये अंदाजा लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि एंट्री पॉइंट क्या होगा। तो इस तरह के शार्प फॉल को ट्रेड करने के 2 तरीके हैं जी। पहला तरीका तो ये कि आप कुछ ना करें, शांति से बैठें, जहां आपको लगता है कि अब ये फॉल रुका है, वहां से रिकवर होना शुरू करे तो नीचे के आपको 5-25 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, और उस रिकवरी के बाद आप उसको खरीदने की कोशिश करें। एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो है वो ये कि आपको लेवल्स पता है कि ये सपोर्ट लेवल नंबर 1 है, ये सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 3, और टुकड़ों में खरीदना है। और टुकड़ों में भी कैसे खरीदना है कि पहले सपोर्ट लेवल पे कम, नीचे के लिए जगह ज़्यादा रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये पहले पे रुकेगा या तीसरे पे रुकेगा। करेक्ट, राइट। सो पहले पे कम खरीदेंगे, समझो पहले पे 1 खरीदा तो दूसरे पे 1.5 खरीदो, तीसरे पे 2 खरीदो। उस तरीके से लेंगे तो आपकी एवरेज नीचे की बन के आएगी, और तब रिकवरी जहां से भी होगी वहां से आपका पैसा बन जाएगा। ये दूसरा तरीका है। सो इन दोनों तरीके में से आपके टेम्परामेंट में, आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपकी स्किल के हिसाब से जो समझ में आता वो करो। क्योंकि अगर आपने लिया और आपको 25-50 पॉइंट नीचे देखने की ताकत नहीं है तो आप रिकवरी शुरू हो उसके बाद लो। और अगर आपके पास पैसा भी है, ताकत भी है और डर नहीं है तो टुकड़ों में लो। और टुकड़ों में भी अगर आप नीचे में ज़्यादा खरीदने की ताकत हिम्मत रखते हैं तो नीचे के लिए पोजीशन ज़्यादा रखो, और नहीं तो बराबर पोजीशन 2 या 3 टुकड़ों में बांट लो। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 यहाँ खरीदूंगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर इसके भी नीचे चला गया तो फिर भाई गलती होगी, है ना। सेम जैसे शॉर्ट में गलती होगी, माफ़ करो, लॉन्ग में भी गलती होगी, माफ़ करो, ठीक है। वो तरीके से ट्रेड करेंगे तो ही इस बाजार में पैसा बना पाएंगे। क्यों ये आज की कमेंट्री मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई है पैसा बनाने को लेकर, क्योंकि लोग थोड़े से हैरान परेशान भी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बट ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर शार्प फॉल आए और शार्प फॉल के बाद रिकवरी ना आए, जहाँ से फॉल शुरू हुआ वो लेवल वापस आपको ना दिखे, तो चिंता करने की बात है।
अब किसी का मूड हुआ सुबह सुबह उठ के कि आज मुझे 500 करोड़ की बास्केट सेलिंग करनी है, 200 करोड़ की करनी है, वो आया गया बेच के निकल गया। और सिंपल सी चीज़ देखो, आपके हमारे ट्रेडर्स के लिए 50 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, निफ्टी 21,800 और 21,750 में फ़र्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एक एफआई है जो पिछले 5 साल से इन्वेस्ट करके बैठा है, ठीक है, और उसको आज समझो उसको रिडेम्पशन आया अपने फंड में, ठीक है, उसको 200 मिलियन बेचना है, ठीक है, अब उसको 50 मिनट में फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। और उसको रिडेम्पशन आया बेचना, आज ही उसको पैसा चाहिए, कल रिडेम्पशन करके देना है फॉर एग्जांपल, तो वो 50 मिनट देखेगा? सोचेगा भी नहीं। करेक्ट। मतलब खत्म करो ना यार, 50 मिनट में क्या जाता है? क्या जाता है? करेक्ट। 5 साल से रखा हुआ है। करेक्ट। सो आप समझिए, जो बेच रहा है उसकी माइंडसेट समझिए, और आपके वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो खरीदते वक्त भी 2% नहीं देखता और बेचते वक्त भी 2% नहीं देखता। एग्जैक्टली। और आप जो है, आपके तो 2% में लाइफ बन जाती है। एग्जैक्टली। बड़ा मूव है यार 2% निफ्टी बढ़ जाए या घट जाए तो जिंदगी बन गई, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो दोनों की माइंडसेट में बड़ा फर्क है, और इसलिए ये एक और चीज है भाई, जैसा वो कहते हैं ना कि हर आदमी तो माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा, मैं भी नहीं चढ़ा हूँ, मैंने भी खाली सुना है, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में कई सारे ऊपर के फ्लोर्स पे जाने का मौका मिला है, 25, 50, 75 वो बुर्ज खलीफा टाइप जी। जितना ऊपर जाएंगे हवाएं उतनी तेज होती हैं, है ना? सही बात है। जोर से आती है, आपको संभालना पड़ता है अपने आप को। एवरेस्ट पे चढ़ोगे तो एवरेस्ट पे आज तक किसी ने घर बनाया नहीं, जाकर 2-5 मिनट रह के आगे तो बड़ी बात है ना? वहाँ झंडा गाड़ के आगे इतना काफ़ी है। एग्जैक्टली। सो लाइफ हाई के आसपास पहुंचेंगे, थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, हवाएं तेज होंगी, आपको अपना बैलेंस बना के चलना है, डगमगाना नहीं है। और बैलेंस तभी बनेगा जब आप हिट एंड फिट रहेंगे। राइट। ठीक है, पोजीशन लिमिट में रखिए, शांति से रखिए, एंट्री एग्जिट पॉइंट डिसाइड कीजिए। बाकी ऐसी कोई बाजार में बड़ी समस्या नहीं है जिसकी वजह से आपको डर लगना चाहिए। छोटे मोटे करेक्शन, रनिंग करेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और वैसे भी इस सीरीज की शुरुआत से हम तो कह रहे हैं कि ये सीरीज हैवी है। पिछले 5 सालों में इस सीरीज में हल्के फुल्के नेगेटिव रिटर्न आए हैं। बजट के पहले की सीरीज है, एफआईज इंडेक्स लॉन्ग 70% है। इस सीरीज के पहले दिन आपको पूरा समझा ही है, पहली तारीख को अच्छे से समझा है। सो इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, सावधान रहिए। सावधान रहिए ना, बिल्कुल। चलिए, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। बताएं सर, कुछ खास चीज़ें भी हैं आज के लिए? खास चीज़ों में पहले 2 चीज़ें, अब आप बताओ, पहले आज की कमेंट्री दूँ या पहले अदानी ग्रुप के शेयरों पर भी आज बड़ा एक्शन होने वाला है? तो आप पहले अदानी ग्रुप के भी समझ लेते हैं, फिर आज का। अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए आज बड़ा दिन है, और आप ये कह सकते हैं मेक और ब्रेक का दिन है। मैंने एक रील भी डाली है, मैंने कहा कि आपको अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। क्यों मेक और ब्रेक दिन है वो मैं आपको बता दूं। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10:30 बजे से सुनवाई है, और उसमें फैसला आने की पूरी उम्मीद है। मैटर लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में, और जो भी हो आज फैसला आना है। अब फैसला 2 ही तरीके से आ सकता है। एक जो इनके पक्ष में आए, क्लीन चिट मिले कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, और कोई छोटी मोटी कोई पेनल्टी लगनी हो जाए, तो नेचुरली उसके बाद स्टॉक दौड़ लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि कब मैटर क्लीन हो। समझो कोई फंड मैनेजर है, तो वो फंड मैनेजर भी चाहता है कि मैं शेयर खरीदूं, उसके पहले एक बार क्लैरिटी आ जाए कि वाकई में मामला क्लीन है या नहीं। कोई लेंडर है, अगर उनको पैसा उधार देना है, तो वो भी एक बार इस मामले पर कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, खाली किसी रेगुलेटर के पास नहीं, मैटर सुप्रीम कोर्ट में, तो क्लैरिटी आ जाए उसके बाद लें। और तीसरी बात है कि अगर क्लीन चिट आती है तो फिर क्या कंपनी और ग्रुप के पास में भी होता है ना, कहीं भी जाके आप ये बात कर देखो हम सर्टिफिकेट लेके आए, सब कुछ ठीक है, राइट। सो और रेगुलेटर ने जो कुछ भी इंक्वायरी की उस पर भी एक तरह से मोहर लग जाती है। सो इस लिहाज से अगर पॉजिटिव आता है तो ये स्टॉक हाथ में नहीं आएंगे, इतनी तेज दौड़ लगाएंगे, फिर तो दौड़ लगेगी। ये इतनी तेज दौड़ लगेंगे आपको पकड़ में नहीं आएंगे, ठीक है ना? ये चीज़ क्लियर पॉइंट नंबर। और वो इसलिए भी क्योंकि इनको आप पॉलिटिकली भी सेंसिटिव स्टॉक्स मानते हैं। बिल्कुल। और पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक होने का नमूना आपने देख लिया, जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा शेयर 2 दिनों में यही भागे। बिल्कुल, राइट। तो अगर आपको ये पता है कि अगले लोकसभा चुनाव में आप मानकर चलते हैं कि यही सरकार कंटिन्यू करेगी और इधर से क्लीन चिट आ जाती है, तो फिर मैदान खाली है शेयरों के लिए दौड़ लगाने के लिए। बिल्कुल, राइट। तो ये अब समझो फैसला पक्ष में फैसला नहीं आया तो नेचुरली अब क्या हो सकता है, क्वांटम क्या हो सकता है वो देखना पड़ेगा, कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है, उसके बेसिस पे रिएक्शन देगा। लेकिन रिएक्शन में अगर कोई नीजक रिएक्शन आता भी है तो लोअर लेवल्स पे एक बार वापस से स्टॉक संभलेंगे। और क्यों संभलेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं तो आप ये सोचेंगे तेजी वाले में तो भाग रहे हैं, लेकिन मंदी वाले में गिर के संभलेंगे क्यों? उसका रीजन है कि अल्टीमेटली एक जो तलवार लटकी हुई है वो खत्म हो जाएगी। जो अनसर्टेनिटी है, एक जो नेगेटिविटी होती है 2 वजह से होती है। एक, कुछ गलत आया तो, 2,
जब तक अनिश्चितता बनी है तब तक। सो कम से कम अनिश्चितता वाली जो सिचुएशन है उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और फैसले की जो आनी है वो आएगी। सो आई थिंक अगर नहीं भी पक्ष में फैसला आया तो स्टॉक एक बार जो गिरना होगा, गिरेंगे, नीजर रिएक्शन जो आएगा और उसके बाद धीरे धीरे नीचे से संभलना शुरू कर देंगे। सो आई थिंक उस लिहाज से और बाजार का मूड बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए आज की सबसे बड़ी इवेंट ये रहेगी। यही है, इसमें कोई वही पूछा तो बाजार पे इसका असर रहेगा। हाँ। लेकिन लिमिटेड रहेगा। क्यों दीप, ये भी समझना जरूरी है जी। आप देखिए इस पिछले साल एक सबसे बड़ी चीज जो भारतीय बाजारों ने मैच्योरिटी वाली दिखाई और मजबूती वाली दिखाई, लोगों को लगता है कि ठीक है रिटेल का पैसा आया, ये हुआ, वो सब अपनी जगह है। लेकिन यही सिचुएशन कि एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े ग्रुप में से एक पर और इतने लिस्टेड शेयर्स हैं उनके ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट आए और उस रिपोर्ट के दम पर वो स्टॉक 20-20, 30-30, 40% घट जाए, ठीक है, लेकिन मार्केट पे फर्क ना पड़े। ऐसी मैच्योरिटी मार्केट की, ऐसी स्ट्रेंथ, ये पहले हमने कभी नहीं की। यही चीज अगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इंडियन मार्केट में तो पूरा मार्केट 20% निकल जाता, पूरा मार्केट 25% निकल जाता। लेकिन मार्केट ने पूरी तरह से, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अदानी ग्रुप और मार्केट दोनों को सेग्रीगेट कर दिया। ग्रुप से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है, तुम निपटो, तुम देखो, पूरे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मार्केट ने मैच्योरिटी दी। और तब अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं, घटा नहीं, तो अब बढ़ना भी क्यों चाहिए इसके दम पर? ये भी बात सही है, लॉजिकल तो ये है बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा सेंटीमेंट के लिहाज से ठीक रहेगा तो हो सकता है आज आपके लिए नीचे से रिकवर करने के लिए एक ट्रिगर यहाँ से भी बन सकता है, इस पर ध्यान रखें। चलिए तो रखेंगे इस पर नजर। बाकी बाजार के लिए क्या खास रहेगा सर? ग्लोबल मार्केट और लोकल मार्केट के संकेत आज के लिए आपके लिए मिले जुले हैं। कल की गिरावट में अच्छी बात एक ही है दीप, ये एफआईज की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं है। हु हैज डन इट? तो वो बेच कौन रहा है? एटलीस्ट ये वॉलेटिलिटी कौन ला रहा है? तीसरी महाशक्ति। एक्चुअली क्या हो गया दीप, 2 दिन से ना लोगों का मूड, हमारे लोकल ट्रेडर्स का मूड थोड़ा सा ऐसा हो गया कि बेचना ही है। वो बैठ गया कि इतना ऊपर चलेगा, थोड़ा नीचे आना। क्या होता है कि आजकल है ना, आपको मंदी की बात करने की जरूरत नहीं है गिराने के लिए। आप तेजी की बात ना करो तो भी लोग मंदी मानना चालू कर देते हैं। ये भी बात सही है। हाँ। ये माइंडसेट में फर्क है। आप तेजी नहीं बोल रहे इसका मतलब मंदी है। अरे भाई रोज नहीं बोल सकते, कैसे बोले, है ना? तो कल एफआईज ने कैश मार्केट में 1600 करोड़ की खरीदारी की। स्टॉक फ्यूचर्स 300 करोड़ के आसपास के खरीदे, तो करीबन 1900 करोड़ के स्टॉक्स में खरीदारी और 400 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। तो क्या बेचा है? खरीदा है एफआईज ने। लोकल फंड ने जरूर 1950 करोड़ की कैश में बिकवाली की, तो लोकल फंड की थोड़ी बहुत बिकवाली है लेकिन एफआईज की नहीं है। एफआईज की नहीं। अब आपको मूड एफआईज से बनाना है या लोकल फंड से बनाना है वो आपकी मर्जी है। लोकल फंड का तो क्या है, थोड़ा सा घटेंगे फिर लेने आ जाएंगे। एफआईज ज्यादा डायरेक्शनल बेचने या खरीदने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से कल जो कंट्रीब्यूशन था बिकवाली में घरेलू फंड और घरेलू ट्रेडर्स का था। बाहर वालों को दोष मत दीजिए, न बाहर के मार्केट खराब है न बाहर के इन्वेस्टर खराब है। ये बात सही है, दोनों ही खराब नहीं थे कल। बिल्कुल करेक्ट। हम अपनी मर्जी से घटे तो हम अपनी मर्जी से वापस रिकवर भी हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। और घरेलू फैक्टर में अगर आपके लिए आज ये फैक्टर अदानी वाला काम कर जाता है, और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन एक डेटा मैं आपको और बताऊंगा, बता ही देता हूं। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है। पुट कॉल रेशियो 0.56, और अगर आज थोड़ा और गैप से नीचे खुलता है तो एक 100% ओवरसोल्डर। ऐसे में आपको लोअर लेवल पे सपोर्ट आता दिखेगा। अहम सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करने से डरना नहीं है आपको। अच्छा सपोर्ट लेवल आए, खरीदारी करना है। 75 पॉइंट नीचे दिख रहा, आने दो। 125 150 पॉइंट नीचे होता तो खरीदारी करना है, 100 पॉइंट नीचे होता तो खरीदारी करना है। जितना ज्यादा नीचे खुले, जितने गैप से खुले, उतना जल्दी लेना है, मूव का फायदा उठाना है, लेना ही है। भाई साहब ये बुल रन 10 साल का है, 10 घंटे का नहीं है। और हर घंटे बढ़ना भी जरूरी नहीं है और हर दिन बढ़ना भी जरूरी नहीं है। हाँ, वो तो होता रहता है। सावधान रहने में, डरने में और मंदी में 3 शब्दों में बड़ा फर्क है। डिक्शनरी निकाल के देखिए, सुनिए, समझिए। सही बात है ना? मतलब सावधान रहने को अगर कोई मंदी समझ लेता है तो फिर कैसे काम चलेगा, पैसा कैसे बनाओगे? सही बात है। समझो बात को, ठीक है। ऊपरी लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले, हर एक लेवल पे थोड़ा रुक रहा है तो रुक के प्रॉफिट भी बुकिंग करें। नीचे सपोर्ट लेवल पे लेता है, थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाए, हर कुछ भी नहीं खरीदना, हर किसी भाव पे नहीं खरीदना। करेक्ट सर, बस थोड़ा सा सेलेक्टिव। अब इसमें ना अगली लाइन सबसे ज़्यादा काम की है जी सर। क्या है, पहले तो सेक्टर रोटेशन पे फोकस कर ले कि कौन सा सेक्टर, जैसे फार्मा चल रहा है या फर्टिलाइजर चल रहा है या कभी कोई और चल रहा है, उस सेक्टर के साथ अपने भी चढ़ती गाड़ी में चढ़ जाने का वो ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सेलेक्टिव हो, सोच समझ कर खरीदारी किया है। और आखिरी लाइन जो इस महीने की आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जनवरी का महीना पूरा सेट हो जाएगा। नवंबर और दिसंबर 2 महीने आपने जमकर पैसे बनाए। 3000 पॉइंट की तेजी निफ्टी में, 6000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में हुई,
ब्रॉडली बता रहा हूँ। मजा किया। नवंबर और दिसंबर के मुकाबले में पैसा धीरे धीरे बनेगा और कम बनेगा। ओके, एक्सपेक्टेशन लेवल को नीचे कर लो। बनेगा, बनेगा, मना नहीं कर रहा, नहीं बनेगा, बनेगा, धीमे बनेगा। पहले कहता था आज लिया कल 5% ऊपर, 10% ऊपर, अब सुबह लिया दोपहर में ऊपर, लेने के बाद नीचे का भाव नहीं था। अब धीमे धीमे बनेगा और कम कम। आज लिया, हो सकता है हफ्ते भर इंतजार करना पड़े। सही बात है। हफ्ते भर में 5% मुश्किल से बने हैं। तो पहले के मुकाबले में पिछले 2 महीने की अगर यादें आपके दिमाग में बैठी, अगर उसी के दम पर आप, मतलब वो कई बार ये होता है ना कि मैं वो इंडियन टीम जैसा हो जाएगा, नहीं तो हाल आप क्या सारे मैच बराबर खेले सेमीफाइनल तक और फाइनल में पहले 10 मैच का, ये तो वो नवंबर दिसंबर जनवरी में काम नहीं आता ना। एग्जैक्टली, वो नवंबर दिसंबर हो गया। अब इस महीने आपका पैसा कम बनेगा और धीमा बनेगा। लेकिन जिसने ये दिमाग में बिठा लिया कि मुझे धीमा पैसा बनाना मंजूर है, मुझे कम पैसा बनाना मंजूर है, लेकिन बनाना है मुझे, उसका बनेगा। और जिसको वही नवंबर दिसंबर की स्ट्रेटेजी है, बहुत सारा चाहिए, जल्दी चाहिए, ले भाई तू तो गया। बस अब आप डिसाइड कर लो आपको कैसे करना। थोड़ा समझदार रहें, सिलेक्टिव रहें बस। बिल्कुल, ट्रेडिंग के मौके देगा बाजार। सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लेते रहें, डरिए मत। और ऊपर रुकावट के लेवल पर प्रॉफिट बुक करते रहिए, वापस नहीं जाए। अचानक से सडन फॉल आता है, आपको पता भी नहीं चलता, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम पे करते रहिए। गॉट इट सर। आज के संकेत क्या कह रहे हैं? ग्लोबल न्यूट्रल है, एफआईएस के पॉजिटिव है, डीआईएस के नेगेटिव है, एफएनओ के मैंने पॉजिटिव रखे हैं डिप्स, बड़े दिनों बाद पॉजिटिव, ओवरसोल्ड है मार्केट। सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव। ओके, बड़े लेवल्स आज के लिए 21,550, 21,600 पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में हम खुलेंगे और खुलने के बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। करेक्ट। 21,425, 21,500 इस रेंज में ध्यान से सुनिएगा। अगर इस रेंज में किसी भी वजह से आज निफ्टी पहुंचता है कि फॉर एग्जांपल आपका ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा कम है, फॉर एग्जांपल अगर गलती से अदानी ग्रुप के शेयरों पे कोई नेगेटिव आ जाए, इस रेंज में आता है, तो शॉर्ट सारे काटने और लॉन्ग बनाना है। अच्छा, शॉर्ट्स काटने उधर। मार्केट का बॉटम खराब खबर पे बनता है, टॉप अच्छी खबर पे बनता है। एग्जैक्टली। शॉर्ट टर्म भी आप ढूंढ रहे हो, चाहे लॉन्ग टर्म भी ढूंढ रहे हो, तो इस रेंज में आपको शॉर्ट्स भी काटने हैं, लॉन्ग भी बनाना। ऊपर 21,700, 750 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 21,775, 21,825 आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अदानी ग्रुप के शेयर में अच्छा डिसीजन अगर आ जाता है तब भी इस रेंज में प्रॉफिट बुक करिए। 21,850 के ऊपर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में नए खुले नीले आकाश में जाएगा, तब और डांस कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, तब तक ये लेवल। बैंक निफ्टी 47,500, 47,650 सपोर्ट जोन है, 47,200 और 47,425 परफेक्ट खरीदारी के लिए, यहाँ शॉर्ट काट के लॉन्ग बनाने की बहुत ही बढ़िया जगह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आएगा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी है ओवरसोल्ड, वहाँ जाना मुश्किल है। ऊपर की तरफ 47,925, 48,075 ये पहली रुकावट की जगह है। इसको पार करके निकले टिके तो 48,150, 48,300 जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, गॉट इट। बड़े लेवल्स भी आ गए। एफआईएस की पोजीशन ज़्यादा नहीं है, पुट कॉल रेशियो आप कहीं कहा कंफर्टेबल है, विक्स भी ठीक था। बताएं फिर स्टॉप लॉसेस सर। मैंने छोटे दिए जी। इंट्राडे कल का क्लोजिंग 21,550 और क्लोजिंग बेसिस पे कल भी यही दिया था, आज भी 21,650। ठीक है, छोटा ही रखना है। जिसको थोड़ा दूर रखना है 21,500 का रख सकते हैं, लेकिन मैं आज छोटा रखना चाहता हूँ। दिन में एक बार ट्रिगर भी हो जाए कोई बात नहीं हो सकता, लेकिन आज क्या, क्योंकि ये भी मैटर है, 2 दिनों से थोड़ा सा लोगों का मूड, तो ज़्यादा रिस्क नहीं रखना। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद ले लेंगे, कहाँ जा रहा है मार्केट। छोटा, ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 47,650 कल के लो पर, ये भी छोटा रखा है। क्लोजिंग 47,700, मतलब हल्की सी नेगेटिव क्लोजिंग थी, तो आज यहाँ भी छोटे रखे हैं। शॉर्ट साइड पे 21,800 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे एक ही स्टॉप लॉस है। और बैंक निफ्टी का इंट्राडे 48,000, ये भी छोटा रखा है, और क्लोजिंग जरूर थोड़ा दूर आ रहा है बैंक निफ्टी का 48,300। अगर किसी को छोटा रखना है तो 48,000 का भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गॉट इट सर। नई खरीदारी खरीदना है निफ्टी 21,500, 21,600 की रेंज में 2-3 टुकड़ों में खरीदिए। 21,600 पे व्यू बनाइए, लेना है नहीं लेना है। 21,550 कल का लो, वहाँ ले सकते हैं। 21,500 पे और ऐड कर लीजिए। 2 से 3 टुकड़ों में निफ्टी खरीदिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 21,400 का। टारगेट जो ऊपर के बनेंगे डीप 21,650, 675 दो छोटे टारगेट हैं। 21,725, 750 दो मीडियम टारगेट है। 21,775 और 21,800 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। क्लियर है? क्लियर है। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। जितना 21,800 के नज़दीक बेच पाएंगे उतना आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 21,725 पे मूड बनाए देखें, अच्छी खबर आ जाए तो थोड़ा ऊपर में बेचें। 21,750, 775, 800 हर एक लेवल 25 पॉइंट पर आपके लिए रुकावट है। जितना 21,800 के आसपास बेच पाएं उतना बढ़िया है। 21,850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। इसके पार निकले तो शॉर्ट काट लीजिए, गलती होगी आगे से नहीं करेंगे।
ये मैं बार बार शब्द इसलिए बोलता हूँ ताकि अगली बार आपका ट्रेड बेटर हो। गलती होगी आगे से नहीं करेंगे, गलती होगी आगे से नहीं करेंगे। आप बोलते रोज ये क्या तकिया कलाम, ना तकिया कलाम नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे शब्द हैं लेकिन ये इसलिए कि ताकि आप जो गलती करें उससे लेसन लें। यस सर। है ना। तो भाई लाइफ हाई के पार निकलेगा, फिर मैं शॉर्ट काट लूंगा। 21,675 650 दो छोटे टारगेट है, 21,600 21,550 दो मीडियम टारगेट है, 21,500 21,450 बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली भी। चलिए ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स। बैंक निफ्टी पर खरीदना है 47,425 47,650 कल की लोस के थोड़ा सा नीचे 47,650 पे पहला सपोर्ट है, दूसरा 47,500 पर, तीसरा 47,425 पर बनकर आता है। 2 या 3 टुकड़ों में आपकी श्रद्धा जितनी हो उस हिसाब से लीजिए। स्टॉप लॉस दूर का है मुझे पता है, लेकिन मैं उससे छोटा दे नहीं सकता। अगर नहीं लगा सकते तो फिर आप एकदम लोएस्ट लेवल पे खरीदिए। ठीक है। 47,425 के आसपास 47,200 का स्टॉप लॉस होगा। 47,750 850 दो छोटे टारगेट है, 47,925 48,000 दो मीडियम टारगेट हैं और बड़े टारगेट 48,000 के पार के बनते हैं। अगर मौका मिला बन गया तो अच्छी बात है। 48,075 150 48,225 और 48,300 तक के लेवल ऊपर के बनेंगे। ठीक है। बेचने के लिए 48,000 के आसपास मूड बनाएं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वहां पर है, वहां सोच सकते हैं जितना 48,200 के आसपास बेचे दीप 48,150 200 के आसपास, उतना आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। और 48,350 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ठीक है। टारगेट जो बनेंगे वो टारगेट कुछ गलत आ गया। 48,350 का स्टॉप लॉस मैं टारगेट आपको बताता हूँ। 47 ये कल के आगे लगता है। 47,925 47,850 दो छोटे टारगेट है, 47,775 47,700 दो मीडियम टारगेट है, 47,700 650 500 और 425 तक के बड़े टारगेट लिए। आज 8 टारगेट नीचे के रखे हैं मैंने क्योंकि लेवल्स ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। सो ये है बैंक निफ्टी पर बिकवाली करने के लिए टारगेट। 48,350 का स्टॉप लॉस होगा, 47,925 47,850 47,775 700 650 500 और 425 तक के टारगेट लिए थोड़ी देर में आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, आप नोट कर लीजिए। ये है आपके लिए बिकवाली के भी लेवल्स। थोड़ा चेंज है बट ध्यान रखिएगा इन सारे एक्शन पर भी। बैन लिस्ट अनिल जी बढ़ गई है, इनफैक्ट 3 गुना बैन लिस्ट बढ़ गई है। 2 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में है, बलरामपुर और हिंदुस्तान कॉपर। इसमें अब 4 और नए स्टॉक्स कल जुड़ चुके हैं, डेल्टा कॉप, IEX, सेल और जी। तो आज 6 स्टॉक्स हैं जो वायदा कारोबार के बैन में रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस पर भी। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के जहां पर रखी नजर? वायदा कारोबार में दीप 21,700 मेक और ब्रेक लेवल है। 21,700 के कॉल्स पर 92 लाख शेयर हैं, तो 21,700 पार करके टिकेंगे तो तेजी का पहला संकेत आता दिखेगा। 21,800 को पार करना मुश्किल होगा, 1 करोड़ शेयर वहां पर है ये निफ्टी पर। बैंक निफ्टी चूंकि आज वीकली एक्सपायरी है, 48,000 पर दबाकर कॉल राइटर बैठे हैं 52 लाख शेयरों के। ठीक है। और नीचे में सपोर्ट ज़्यादा नज़दीक में है नहीं, 47,000 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी के डेटा वैसे कम है, ऊपर की क्लैरिटी दिख रही है। 47,900 48,000 रुकावट का काम करेगा बैंक निफ्टी पर, और नीचे की तरफ 47,500 हल्का फुल्का सपोर्ट। ठीक है। चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन और इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए। आइए स्टॉक्स पर भी भरपूर एक्शन दिखने वाला है। अनिल जी आज भी लेकर आए हैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक। और एक पिक ऑफ द ईयर मैंने आज भी इस पूरे हफ्ते आज भी कल भी 2 दिन और है ना, 2 दिन और है, थर्सडे फ्राइडे, चलो 3 दिन। चलिए डन, अपॉइंटमेंट आपके साथ सेट है सर। तो पिक ऑफ द ईयर 9 बजे आएगी अनिल जी की तरफ से, उस पर रखेंगे नजर। और आज के लिए आइए जानते हैं इस समय स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। बताएं जी। स्ट्राइड्स फार्मा यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। ये एकमात्र स्टॉक है हमारी लिस्ट में, SIP की इस लिस्ट में, जो शायद अब तक नेगेटिव है पिछले 1.5 साल में। मेरे ख्याल से मुझे अरमान ने भेजा भी था डेटा, 912 रुपये पर हमने इसको रिकमेंड किया था। सर अब मुझे लगता है एक बार कैपिटल तो रिकवर हो जाएगी। जिस तरह से फार्मा शेयर में तेजी हो रही है, जिस तरह से ये कंपनी टर्न अराउंड होती दिख रही है, 670 के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है। 685 690 और 698 3 ट्रेडिंग के टारगेट हैं। इसके साथ ही ये भी बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने 912 रुपये में खरीदा वो होल्ड करें, कैपिटल लॉस तो नहीं होगा, हो सकता है मुनाफा भी हो जाए। फार्मा शेयरों की तेजी का फायदा, स्टॉक थोड़ा सा हमारी उम्मीदों से कम परफॉर्म करता हुआ दिखा है। अदरवाइज तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो 3 से 5 गुना 7 गुना 8 गुना भी हुए हैं, जो हमने 2021 से शेयर देना शुरू किया। कभी कभी होता है कोई एक आध ऐसा होता है, सब कुछ ठीक था, ये समझ में भी नहीं आई कंपनी चली क्यों नहीं, कुछ ऐसा खराब भी नहीं हुआ, कोई खराब भी नहीं हुआ। एनीवे, अब जो इसको पसंद करने की वजह दीप, एक तो ये कि फार्मा शेयर बहुत ही मजबूत दिख रहे हैं, इस सेक्टर में बहुत तेजी है रहेगी।
और ये फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। और 2023 के सेकंड हाफ में एक चीज़ अगर आपने नोटिस की तो अंडर परफॉर्मर फार्मा शेयरों के चलने का वक्त आया है, जिसकी शुरुआत की थी औरोबिंदो फार्मा ने। इस परंपरा को आगे बढ़ाया ग्लेनमार्क ने। करेक्ट। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए स्ट्राइड्स फार्मा को भी समझ में आया कि मुझे भी चलना है। सिर्फ एक ही शेयर शायद कुछ हद तक बचा है, जिसको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, वो बायोकॉन है कि मुझे भी चलना है फार्मा सेक्टर के साथ। कोई बायोकॉन वोखार टाइप के शेयर थोड़े बच गए, बाकी लगभग सारे अंडर परफॉर्मर हैं जो अब परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली वो अंडर परफॉर्मर जिनमें या तो कुछ टर्न अराउंड हो रहा है या कंपनी में कुछ खास खराब नहीं था, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टार्ट चल रहा है। और कल अमान सा ने यहाँ पर करीबन 6 लाख शेयरों की खरीदारी भी की और कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 17-18 लाख शेयर वो खरीद चुके हैं। आकाश प्रकाश साहब बड़े जाने माने इन्वेस्टर हैं, उनकी फॉलोइंग भी अच्छी है, तो बड़े फंड यहाँ पर लगातार हिस्सा बढ़ा रहे हैं। आज एक ट्रेडिंग बेट के तौर पर भी लिया जा सकता है, और पुराना आपके पास पड़ा है तो डेफिनेटली होल्ड करें। ओके, ये है आपके लिए स्टाइल। एक और पिक ऑफ द डे 9 बजे और पिक ऑफ द ईयर भी 9 बजे। दो स्टॉक्स और आ रहे हैं। ठीक है सर, चलिए तो इंतजार है। स्टॉक ऑफ द डे भी आएगा और पिक ऑफ द ईयर, दोनों 9 बजे आपके लिए अपॉइंटमेंट है सेट। आइए फिर बाकी खबरें और शेयर्स पर करते हैं फोकस। अरमान, कुशल और आशीष हैं हमारे साथ तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और इतने जो अपडेट्स आ रहे हैं कौन कौन से लेकर आए हैं आप? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स की बात करें, जिसका जिक्र आपने भी किया था, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज 10:30 बजे से सुनवाई शुरू होगी। दामपुर शुगर, यहाँ पर बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार किया जाएगा। ग्लोबल के हिसाब से यूएसए का फेड मीटिंग मिनट्स हैं। कई सारे अपडेट्स हैं, जिसमें अगर आप सबसे पहले बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, यहाँ पर ऑटो सेल्स का अपडेट जो हमारा अनुमान था उसे थोड़े कम आते हुए दिखे हैं। दिसंबर में कुल बिक्री फ्लैट आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप मोटरसाइकिल की बिक्री देखें, वहां पर भी लगभग 0.6% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी है। मारुति सुजुकी, यहाँ पर दिसंबर का प्रोडक्शन अपडेट है, जहां पर कुल उत्पादन घटकर आता हुआ दिखा है। 1.25 लाख यूनिट से घटकर 1.21 लाख यूनिट आता हुआ दिखा है। पीवी का उत्पादन देखें, वहां पर भी कमी आती हुई दिखी है। 1.24 लाख से गिरकर 1.2 लाख के आसपास आती हुई दिखी है। और उसी के साथ साथ कंपनी को हरियाणा जीएसटी अथॉरिटी से लगभग 140 करोड़ के आसपास का एडजुडिकेशन ऑर्डर वो मिलता हुआ दिखा है। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर 3Q FY23 के दौरान खनन धातु उत्पादन में लगभग 7% की बढ़ोतरी है। सिल्वर इंटीग्रेटेड आउटपुट भी 22% बढ़कर आता हुआ दिखा है। कोल इंडिया, यहाँ पर दिसंबर तक का अपडेट है। FY24 दिसंबर अंत तक अगर आप बात करें, एनआरएस को अब तक के सबसे अधिक कॉल सप्लाई इन्होंने करते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ दिसंबर अंत तक कॉल सप्लाई 31% बढ़कर आती हुई दिखी है। मॉइल, दिसंबर का अपडेट है। दिसंबर में रिकॉर्ड मंथली प्रोडक्शन दर्ज किया है, 31% की ग्रोथ है। और मैग्नीज ओर का प्रोडक्शन भी 31% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अप्रैल से दिसंबर की बात करें तो प्रोडक्शन और बिक्री ग्रोथ दोनों की बात करें 40% यहाँ पर आपको बढ़त आती हुई दिखी है। एवेन्यू सुपरमार्ट, Q3 के अपडेट में स्टैंड अलोन आय लगभग 17% बढ़कर आई है। और अगर आप कुल स्टोर्स की संख्या देखें तो 341 है। वी मार्ट रिटेल, यहाँ पर आय में लगभग 14% Q3 अपडेट में 14% की बढ़त आती हुई दिखी। और SSG जो कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखते हैं, वहां पर भी आपको दिखेगा वो 4% के आसपास की है। PNB, यहाँ पर ग्लोबल एडवांसेस 13.5% बढ़कर आए हैं। और अगर घरेलू एडवांसेस की बात करें 14% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, Q3 में ग्रोस एडवांसेस 20% बढ़कर आए हैं। कुल डिपॉजिट्स की बात करें 18% बढ़कर आई है। और अंत में CSB बैंक, यहाँ पर ग्रोस एडवांसेस लगभग 23% के आसपास बढ़कर आते हुए दिखे और डिपॉजिट्स भी लगभग 20%, 20.65% बढ़कर आते हुए। ओके, ये है आपके लिए ढेरों अपडेट्स और इन सारे स्टॉक्स पर आज रिएक्शन भी आएगा। कुशल, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? बिल्कुल, मॉर्निंग दीप खबरों में श्याम मेटालिक्स फोकस में रहेगा। QIP इसका कल से शुरू हो चुका है और फ्लोर प्राइस 597 रुपये 63 पैसे प्रति शेयर रखा गया है। CMP से 7% डिस्काउंट पर है। QIP का इशू प्राइस फ्लोर प्राइस के मुकाबले 5% डिस्काउंट पर है और इशू प्राइस तय करने पर 5 जनवरी को यहाँ पर बोर्ड बैठक होगी। लॉजिस्टिक शेयर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स ने जो स्ट्राइक की थी शुरू, उसको कॉल ऑफ कर दिया है। और साथ ही टाटा मोटर्स यहाँ पर असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 100 बसेस सप्लाई इन्होंने कर दी है। और साथ ही RVNL पर फोकस रखिए। इनकी जो JV है उसको 123 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और वर्कला शिवगिरी रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट के लिए ये ऑर्डर इनको मिला है। 30 महीने में ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा। RBL बैंक, कोटक बैंक भी फोकस में रहने वाले हैं। RBL बैंक ने पिछले हफ्ते स्ट्रेस्ड क्रेडिट कार्ड लोन कोटक बैंक को बेचे हैं। 800 करोड़ के लोन भारी डिस्काउंट्स पर यहाँ पर बेचे गए हैं। कुछ प्रोमोटर एक्शन है। PVR आइनॉक्स में यहाँ पर प्रोमोटर
सेलेना बिजली ने दूसरे प्रमोटर नैना बिजली से करीबन 23,000 शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट के जरिए। 28 दिसंबर को ये सौदा होता हुआ दिखा है। बल्क डील्स में वीएसटी इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स कल भी फोकस में था, आज भी फोकस में है, बढ़िया नाम आते हुए दिख रहे हैं। सेलर है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, करीबन कुल मिलाकर साइज 152 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली हुई है। बट ऑफ कोर्स दूसरी तरफ खरीदार कौन है? राधाकिशन दमानी जी ने करीबन 2.2 लाख शेयर्स यहाँ पर खरीदे हैं 3390 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। अब इनकी हिस्सेदारी जो है वो 34.35% हो गई है, 32.9% से बढ़कर। और साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी 2.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है सिमिलर प्राइस पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा है। और स्ट्राइड्स फार्मा अंत में, जहाँ पर अमांजा होल्डिंग ने लगभग 6 लाख शेयरों की खरीदारी की है 659.41 प्रति शेयर पर। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। और ऑफ कोर्स स्ट्राइड्स में हमने देखा भी है, बड़ा फंड एक्शन भी हुआ है। आइए, ब्रोकरेजेस भी फुल फॉर्म में लौट चुके हैं। चलते हैं आशीष के पास एफआईआर के लिए। मॉर्निंग आशीष, पहले बताएं आज की टॉप रिपोर्ट्स क्या कह रही है। गुड मॉर्निंग दीपांशु, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो क्वार्टरली अपडेट्स के बाद डीमार्ट यहाँ पर रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 4,103 रुपये का भाव है, 4,471 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया। मान रहे कि ट्रिपल एसजी ग्रोथ जो आई है तकरीबन 7% के आसपास की है। ये मान रहे कि स्टोर एडिशन अगर आप देखें तो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, बाकी ऑपरेशनल मैट्रिक्स इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन और इंप्रूवमेंट का स्कोप है। एचएसबीसी भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे, लक्ष्य 4,630 रुपये से घटाकर 4,600 कर दिया है। बाकी मैक्वायरी और सिटी अगर आप देखें तो लंबे समय से हल्के से बेरिशी नजर आ रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस यहाँ पर भी आपको अपडेट्स का असर देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 275 का भाव, 285 रुपये का टारगेट है। और ये मान रहे कि डिसबर्समेंट्स अगर आप देखें तो पिछले महीने के मुकाबले 7.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले 5% की ग्रोथ है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली के एस्टिमेट के हिसाब से अगर आप देखें तो 3% कम है। जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखें और 295 का टारगेट दिया। मान रहे कि FY25 फॉरवर्ड 1.8 टाइम्स ये चल रहा है प्राइस टू बुक के आसपास, बुक वैल्यू के हिसाब से। तो ये मान रहे कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है। वहीं नोमेरा रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखें 230 रुपये के लक्ष्य लिए। फेडरल बैंक यहाँ पर भी रखेगा खास नज़र, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग के साथ रिपोर्ट निकाली है। 152 का भाव, 165 रुपये का टारगेट। वहीं सिटी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखें 170 रुपये के टारगेट के लिए। पीएनबी हाउसिंग यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 780 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 970 रुपये का टारगेट है। ये मान रहे कि इंडिया रेटिंग्स ने इनकी जो रेटिंग को अपग्रेड किया है, इसके चलते जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, इसमें सुधार यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल्स पर एक अच्छी रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए L&T पर, जहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है, 3,400 से बढ़ाकर सीधे 4,200 रुपये का टारगेट दिया है, 3,438 रुपये का भाव चल रहा है। वहीं सीमेंस पर अगर आप देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं, 4,042 का भाव चल रहा है, 5,000 का टारगेट है। थर्मैक्स यहाँ पर भी खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 3,800 से बढ़ाकर 4,130 कर दिया है। कि EI इंडस्ट्रीज यहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट इन्होंने 3,150 से बढ़ाकर 3,850 रुपये कर दिया है। ABB इंडिया पर भी बुलिश है, खरीदारी की राय के साथ 6,085 रुपये का टारगेट दिया है। BEL पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 165 से बढ़ाकर 220-182 रुपये का भाव चल रहा है। ब्लू स्टार पर खरीदारी की राय के साथ 1190 का टारगेट। और वोल्टास यहाँ पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दिया है, लक्ष्य 950 से बढ़ाकर 1155 कर दिया है। ओके, ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। आशीष, और भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? दीपांशु, सेक्टर फोकस्ड रिपोर्ट्स आएंगे ढेर सारी। IT स्टॉक्स पर देखेगा, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से विप्रो पर कवरेज है, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ाकर 405 कर दिया। लेकिन वहां पर अगर आप नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और टारगेट एडजस्ट करके 410 कर दिया, लेकिन भाव चल रहा है 470 रुपये का। HSBC की तरफ से भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट में डाउनग्रेड आया है। कोफोर्ज यहाँ पर नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य इन्होंने 6,310 से बढ़ाकर 7,400 कर दिया है। एम्फेसिस पर HSBC काफी ज्यादा बेरिश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब डबल डाउनग्रेड कर दिया, पहले खरीदारी की राय देते थे, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य अगर आप देखें तो घटा है, 2,715 से घटाकर 2,655 कर दिया है, 2,673 रुपये का भाव चल रहा है। TCS पर गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य हालांकि इन्होंने 4,020 से बढ़ाकर 4,200 कर दिया है। इन्फोसिस पर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 1,620 से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया है। LTI माइंट्री पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, लक्ष्य 6,410 से बढ़ाकर 6,980 रुपये कर दिया है।
टेक महिंद्रा पर रिपोर्ट है, नोमिरा की तरफ से खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाकर 1470 कर दिया है। कोफोर्ज पर भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट है, खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य 6310 से बढ़ाकर 7400 रुपये कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो चुनिंदा फाइनेंशियल्स और बैंक्स यहाँ पर रिपोर्ट आई है। कुछ रिपोर्ट्स आपको बता देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य 780 से बढ़ाकर 810। HDFC बैंक पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य 2030 से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया। कोटक महिंद्रा बैंक होल्ड की रेटिंग है, लक्ष्य 1940 से बढ़ाकर 2050 कर दिया है। और इंडसइंड बैंक अंत में यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1800 से बढ़ाकर 2070 कर दिया है। बहुत काम किया लगता है जेफरीज ने, है बहुत ज़्यादा काम किया, इंडस्ट्रीज पे काम किया है, फिर आपके बैंक्स पे काम किया है। लगभग कोई सेक्टर ऐसा बचा नहीं जहाँ पर रिपोर्ट ना आई हो। तो साल के पहले दिन जेफरीज के रिसर्च एनालिस्ट पूरे एक्शन में, और हमारे एनालिस्ट भी पूरे एक्शन में है। वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, करें शुरुआत, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी, पिक ऑफ द डे आज सेल साइड का आइडिया है। IDFC फर्स्ट बैंक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक करेक्शन मोड में है, और कल जिस तरह की क्लोजिंग हुई है यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ करेक्शन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में और एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए IDFC फर्स्ट बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। 86.45 के आसपास का कल का बंद है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 87.20 का, 87 रुपए 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ IDFC फर्स्ट बैंक के फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। डाउन साइड में मुझे लगता है कि 83 और 81, 83 और 81 रुपए तक के दो टारगेट्स IDFC फर्स्ट बैंक में आज या शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पर बिकवाली करने की राय 87 रुपए 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। आइए अमृतसर से भी जान लेते हैं उनकी पसंद का शेयर। सर गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक ऑफ द डे है गुजरात गैस। इंडिया का लीडिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है अक्रॉस 6 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी। 37,200 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, 806 CNG स्टेशन है, 20 लाख प्लस डोमेस्टिक, करीब 14,700 कमर्शियल और 4,300 इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं इनके। कैलेंडर ईयर 2022 में LNG प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, इससे 75% ऑफ मोरबी सिरेमिक कस्टमर्स इनसे शिफ्ट हो गए थे टू प्रोपेन गैस। तो जिसके कारण गुजरात गैस का जो वॉल्यूम है काफी कट हुआ था, परफॉर्मेंस इफेक्ट हो गया था, और स्टॉक ने भी अंडर परफॉर्म किया है इन द लास्ट 12 to 18 मंथ्स। अभी LNG प्राइसेस कम हुए हैं, दिसंबर में ही करीब 30% करेक्ट हुआ था। सो कस्टमर्स इनके रिटर्न होंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। EBITDA मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है ₹6 पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अबाउट 13% ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 years। तो FY 26 का जो मेरा EPS का अनुमान है करीब 26 का है, और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 650 का। 650 के लक्ष्य के लिए गुजरात गैस में करें खरीदारी। कल भी निचले स्तर से शानदार रिकवरी स्टॉक में आते हुए दिखे, और पिछले 2-3 दिनों से गैस स्टॉक बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर तेजी का व्यू रखते हैं अमृतसर। आइए बंसल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर क्या है आपकी तैयारी आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरे को NBFC में बजाज फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर काफी समय बाद यहाँ देखने को मिला है। लग रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है। 7430 के अराउंड की क्लोजिंग है। 7278 7278 का लगाना है स्टॉप लॉस। 7620 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, बजाज फाइनेंस मेरे ख्याल से कल क्लोजिंग शो में हिमांशु जी की तरफ से भी रिकमेंडेशन आई थी, जहां तक मेरा ख्याल है बजाज फाइनेंस में खरीदारी करनी की। यहाँ 7400 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, तो बिल्कुल थोड़ा एक्शन बजाज फाइनेंस में मजबूती का बनता दिखा। देखिए क्या है, चार्ट बना कल डे हाई पर एकदम, बिल्कुल वेरी नाइस। हिमांशु जी ने धन्यवाद दे दिया होगा आपको, आप समझ गए होंगे बंसल जी। आइए कुणाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी क्या तैयारी है आज के लिए। अनिल जी, तैयारी बचाव की है। अनिल जी आज बचाव की रणनीति रखेंगे। हाँ, और खरीदारी की राय है अनिल जी, खरीदना है ग्लेनमार्क फार्मा को। ग्लेनमार्क फार्मा में जबरदस्त ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा। पूरा फार्मा स्पेस जो है उसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, और मुझे लगता है जी ग्लेनमार्क फार्मा में एक बड़ा ब्रेकआउट है। कंडीशनल मेरा बाय है कि थोड़ा नीचे आ जाए तो खरीदें, और आज जिस तरह बाजार का मूड है, हो सकता है खुलते समय आपको नीचे के लेवल्स पर मिल जाए।
तो नीचे मिलता है तो बाय करें। 875 रुपए पर 875 पर एक स्टॉप लॉस रख ले। मुझे लगता है कि 925 के लेवल्स आपको ग्लेनमार्क फार्मा में जल्द आते हुए नजर आएंगे, तो 875 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 920 का, इवेंचुअल टारगेट 950 का, तो 920 950 के बड़े टारगेट्स के लिए ग्लेनमार्क पे मेरी खरीदारी करें। 920 और 950 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क में खरीदारी करें। बजाज फाइनेंस अच्छा दिख रहा है। गुजरात गैस पर भी आपके लिए व्यू आया है। एक सेल कॉल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। अपडेट्स आए हैं कुछ और कई सारे काउंटर्स पर राय भी लेनी है। हिंदुस्तान जिंक, इनका अपडेट आया है। कुल उत्पादन जो माइंड मेटल प्रोडक्शन है वो 7% बढ़कर आया है। रिफाइंड प्रोडक्शन ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। सिल्वर आउटपुट 22% बढ़कर आया है। रिसेंटली स्टॉक में भी अच्छा एक्शन था। हिमांशु जी, हिंदुस्तान जिंक एक बार इसके चार्ट पर राय दे दें सर। दीप पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है इनफैक्ट, लेकिन एक प्रॉब्लम बस चार्ट में ये लगती है कि जिस तरह से मेटल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, अभी तक ग्रॉसली थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। तो दीप मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 325 रुपए का एक ऐसा लेवल है जो कि एक क्रूशल इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। 325 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक चलना शुरू होगा तो मुझे लगता है यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक अच्छी अप ट्रेंड में है। 325 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो मोमेंटम प्ले के लिए फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, और मुझे लगता है उस कंडीशन में स्टॉक 350 रुपए तक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अपट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर भी एक्शन में दिख सकता है। देखते हैं आज कैसी मूव इस पर आएगी। अपडेट आपके लिए आया है मॉइल की तरफ से भी। इंटरेस्टिंग काउंटर है। बंसल जी, मॉइल जरा इस पर नजर डालें। दिसंबर का जो प्रोडक्शन है रिकॉर्ड रहा है। 31% मंथली ग्रोथ दिसंबर प्रोडक्शन में इनके लिए आती हुई दिखी है। और इस साल की बात करें FY24 के 9 महीनों की, तो 40% साल दर साल इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। दोनों लिहाज से बढ़िया अपडेट आया है। मॉइल का चार्ट क्या कहता है सर? जो बहुत ही प्रॉमिसिंग पॉजिटिव चार्ट है। 315 के अराउंड की क्लोजिंग है। 305 का एक स्टॉप लॉस बैठता है। 338 342 के टारगेट के लिए खरीदारी का एक प्रबल दावेदार है मॉइल। खरीदारी करें मॉइल में। दमदार अपडेट्स मॉइल के लिए आते हुए आज रहेगा एक्शन में। एक्शन में आ चुके हैं सुमित जी भी तैयार है हमारे साथ। सुप्रभात सुमित जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत ज्यादा। बताएं सर, क्या है इरादा? हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, इरादा एक स्टॉक में तेजी का है, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है डिवीज लैब। डिवीज लैब में मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम लास्ट हफ्ते भर से बना हुआ और अभी भी लगता है कि यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। कल 4000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला, ये संकेत पॉजिटिव है। तो यहाँ से ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, 4100 का पहला टारगेट बनेगा, 4125 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 3950 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो 3950 का स्टॉप लॉस लगा के डिवीज लैब में कोई भी इंट्राडे में 20-30 रुपए का डिप मिलता है तो खरीदारी करें। 4100 रुपए से लेके 4125 तक का चाल डिवीज लैब में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। डिवीज कल अच्छे एक्शन में दिख रहा था। इनफैक्ट 2 दिनों से फार्मा में आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है और यहाँ पर सुमित जी की पसंद ये काउंटर भी आ रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एक बार अमृतसर से इस पर भी राय ली जाए। अमृतसर, इनकी तरफ से भी अपडेट आया है। स्टैंडअलोन रेवेन्यू में करीब 17% की ग्रोथ दिखी है और टोटल स्टोर संख्या 341 पर आ गई है। रिसेंटली स्टॉक में भी ठीक ठाक मूव आती हुई दिखी है। Q3 अपडेट है सर। एवेन्यू सुपरमार्ट्स 4100 पर कोई व्यू? नंबर्स तो ये ठीक ठाक हैं जो हेडलाइन नंबर्स इनके आए हैं। I think we'll have to wait for the quarterly earnings. फिर भी और based on these numbers थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, तो I think the stock can still move up. का ऊपर जाने के लिए आज देखते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स में किस तरह का एक्शन आपको बनते हुए भी दिखता है। PNB, इनका अपडेट आया है। कुल लोन ग्रोथ 14% आई है और डिपॉजिट ग्रोथ 9% इनके लिए बढ़कर आती हुई दिखी है। सुमित जी, PNB का चार्ट क्या कहता है सर? दिवांशु, जल्दी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। वैसे भी पूरा सेक्टर के अंदर और ये स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी बनी हुई है। 3 डिजिट 100 रुपए का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो इसके अंदर मोमेंटम फिर और ऊपर का देखने को मिलेगा। तो जब तक 100 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हो सकता है थोड़ा सा छोटा मोटा कोई डिप आ जाए, बट अगर ऐसा कोई भी डिप आता है तो आने वाले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के लिए PNB में लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 100 का लेवल जब भी ये क्रॉस करेगा तो 110 रुपए से लेके 115 रुपए तक का मूव ऊपर में देखने को मिलेगा। जब तक 100 का लेवल क्रॉस नहीं करता जब तक थोड़ा सा डाइसी है, छोटा मोटा डिप देखने को मिल सकता है। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हिमांशु जी, इस पर आपकी राय लेनी है सर। दिसंबर लोन ग्रोथ 20% की है, डिपॉजिट ग्रोथ 12% की है। कासा रेशियो भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। Q on Q थोड़ा घटकर आया जरूर, बट चार्ट्स क्या कहती हैं सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की?
दीप निचले स्तरों से काफी अच्छा अपसाइड स्टॉक ने दिखाया है और अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक है। 42 रुपए के आसपास अगर कोई डिप मिलता है मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते, तो मुझे लगता है कि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश खरीदारी के लिए काफी अच्छा बनता है। आपका पोजिशनल बेसिस पर स्टॉप लॉस 38 रुपए के ऊपर होना, 38 रुपए के नीचे होना चाहिए। इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक 48-49 रुपए के ऊपर जैसे ही निकलेगा 55 रुपए तक की पोजिशनल अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 55 इवन 60 रुपए तक के भी टारगेट्स अगर पोजिशनल तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, तो अगर कोई गिरावट स्टॉक में 42 रुपए के आसपास मिलती है तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में स्टॉक की आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बाकी बैंक पर एक्शन भरपूर बताओ आप आज अपडेट्स के दम पर। आइए बढ़ाते हैं इसी एक्शन को आगे।